क्या होता है, हर उम्र में होते हैं शौक जुदा, खिलौने मासूका और खुदा। तो अलग अलग आ गयो। हाँ। जब बोले ना मोटसरो है, बोलो ना ना मोटसरो को नहीं ना मोटसरो तो आइन गोत है। तो वो अच्छा बोले अच्छा। थाने बेरो ही को नहीं यार, मोटसरो आऊं गांव है के। तो यानी हार में जीत में किंचित नहीं भयभीत में। बलवान के कतई 1 लाख वोट नहीं है इस तहसील में, लेकिन 1 लाख की विधायक जी काली नागण करते हैं। आप आंख मिच लेते थे, आप नाड़ लाते थे, आप अंगूठे दिखाते थे, या बलवान पूनिया मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों में सैंपलिंग की मांग कर लिया करता था। उसके कार्यकाल में बनी हुई सड़कों की सैंपलिंग क्यों नहीं हुई? विकास सब चुटकी बजाने की चीज नहीं है, विकास धीरे धीरे होता है। हर दिन में सुरेश चौधरी अपने आप को यूं मानता था कि जवाहरलाल नेहरू की हाथ अड़ा के आया हुआ हूं मैं। तो हमने भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी की शैली बना ली। 2013 में हमारे जो हम जिनको कांग्रेस मानते थे संजीव जी, वो बीजेपी में चले गए। इस कोर्ट में 160 के करीब वकील हैं। 160। मेरे को वोट बहुत ज्यादा आए थे जब मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अभी मेरे सामने 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों को मिला करके 60 वोट आए थे और मुझे 91 वोट आए थे। तो उतने वोटों से तो मैं जीतता था। लेकिन उसके बाद में मैंने निर्णय लिया, भी आज के बाद मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो सीधा विधानसभा का ही लड़ूंगा और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। जैसे मेरे सामने अभिमन्यु पूनिया चुनाव लड़े थे जिला अध्यक्ष का, जो आज संगरिया विधायक है। यानी एक तरीके से यूं मानो विधायक बन ही गया एक तरीके से। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज फिर एक नए अनफिल्ड पॉडकास्ट में। हमारे साथ हैं जाने माने भादरा के वकील रविंद्र जी मोटसरा, जो कानून के गलियारों से निकलकर राजनीति की पगडंडियों तक और समाज सेवा में भी अपना कदम जमाया हुआ उन्होंने। तो आप ये खास एपिसोड देख रहे हो ठड़को भादरा बाय आरसन नेटवर्क चैनल पे। तो रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। सबसे पहले बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पधारे और मेरा साक्षात्कार लेने के लिए मुझे योग्य समझा। और आपका संभवतः मेरे साथ ये पहला ही साक्षात्कार है। बिल्कुल, मैं बहुत अच्छा लगा कि आप पधारे हैं। आपका भी स्वागत है हमारे कोर्ट परिसर में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी स्वागत करने के लिए। तो रविंद्र जी, पहला सवाल मेरा ये है कि आपका जो बचपन है वो कैसे गुजरा है, किन हालातों से आप गुजरे हैं, वो थोड़ा मैं जानना चाहूंगा। बचपन मेरा ऐसा था कि बचपन मेरा भादरा में नहीं गुजरा हुआ। अच्छा। मेरे दादाजी पंचायत समिति में बीडीओ हुआ करते थे और मैं 3 वर्ष की आयु से ही उनके साथ सूरतगढ़ चला गया था। उनका पदस्थापन सूरतगढ़ पंचायत समिति में था। अच्छा। जो लंबे समय तक वहीं रहा, उनके रिटायरमेंट तक 1996 तक। और मैं सूरतगढ़ में मेरा बचपन गुजरा और सूरतगढ़ के प्रतिष्ठित विद्यालय टैगोर सेंट्रल एकेडमी में मेरी 10th क्लास तक की एजुकेशन हुई। दादाजी के रिटायरमेंट के बाद में भी हमने वहाँ अपना घर बना लिया था। मेरे फादर साहब वहाँ थर्मल में ठेकेदारी करते थे। अच्छा। तो हमने वहाँ मकान बना लिया। तो मैं 12th पास करने के बाद में यहाँ भादरा आया था वर्ष 2003 में। अच्छा। और 2003 में मैंने आगे आकर के यहाँ सरदार पटेल कॉलेज में एडमिशन लिया। अच्छा। बीए में। अच्छा। और उसके बाद में मेरी महाविद्यालय की शिक्षा ग्रेजुएशन की यहाँ हुई। और ग्रेजुएशन के बाद में आगे की शिक्षा मैंने गंगानगर MD-PG कॉलेज और उसके बाद में SD बिहानी शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में मैंने बीएड करी। और उसके बाद में मैंने सेकंड MA अपनी करी, वो वापस MD-PG कॉलेज में की। और LLB MD-PG लॉ कॉलेज से मैंने करी। तो कुल मिला के कितनी डिग्री है आपके पास? डिग्रियां मेरे पास 2 स्नातकोत्तर डिग्रियां हैं। एक शिक्षा स्नातक की डिग्री है और एक मेरे पास मतलब मेरी प्रोफेशनल डिग्री है LLB की। तो आपने वकील बनना कैसे चुना? मतलब वकील बनना ऐसे चुना कि मेरा 12th क्लास तक आते आते, यूं मानिए आप 11th क्लास से मेरी राजनीति में बहुत ज्यादा रुचि हो गई थी। अच्छा। और मैंने सूरतगढ़ में ही थोड़ी बहुत छात्र राजनीति प्रारंभ कर दी थी। तो हमारा परिवार हमेशा से कांग्रेसी परिवार रहा था। वहां मुझे उस समय कांग्रेस में ये सिस्टम हुआ करता था कि ब्लॉक कार्यकारिणी और नगर कार्यकारिणियां हुआ करती थी मुख्य संगठन में। और उसी प्रकार की फिर उनके अनुसांगिक संगठनों में हुआ करती थी, जिनको मतलब क्या है अग्रिम संगठन कहा जाता है कांग्रेस में। तो कांग्रेस के खुद कांग्रेस मुख्य दल के अलावा 4 प्रमुख मतलब क्या है अग्रिम संगठन है, जिनमें यूथ कांग्रेस, NSUI महिला कांग्रेस और कांग्रेस सेवा दल है। तो NSUI छात्रों का संगठन है। बिल्कुल। तो NSUI में मुझे उस समय नगर महासचिव बना दिया गया था वहां सूरतगढ़। लेकिन वहां से मुझे वापिस यहाँ भादरा आना हो गया मेरा। तो भादरा आते ही मैं सबसे पहले बड़े भाई जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनको बहुत याद करते हैं, बहुत मिस करते हैं। श्री सुधीर भारद्वाज और शिव भगवान शर्मा के साथ मेरा यहाँ संपर्क हुआ। मैंने कांग्रेस के लोगों को जब ढूंढा तो उनके साथ मैं यहाँ NSUI में सक्रिय हुआ और मुझे यहाँ वर्ष 2003 में NSUI ब्लॉक अध्यक्ष बना दिया गया था। तो मेरी राजनीति में पूरी रुचि थी और मैं सरकारी नौकरी कभी करना नहीं चाहता था। सरकारी नौकरी या नौकरी नहीं करना चाहता था, क्योंकि मेरी रुचि राजनीति में थी।
बिल्कुल। रुचि राजनीति में होने के कारण मुझे आखिरकार ऐसा काम करना ही था, क्योंकि एक व्यक्ति 365 के 365 दिन राजनीति नहीं कर सकता। राजनीति को अपने यहाँ फुल टाइम बिजनेस नहीं माना जाता, और बिजनेस ये है भी नहीं, ये एक मतलब सेवा कार्य होता है वैसे बिल्कुल। तो आदमी को एक कार्यस्थल भी चाहिए होता है, एक उसकी प्रोफाइल भी होनी आवश्यक होती है कि आप क्या कार्य करते हैं। तो उसके हिसाब से मतलब क्या है कि बड़ा अनुकूलित व्यवसाय था, विधि व्यवसाय। और मैंने इसी पर्पज से एलएलबी करी थी कि मैं कोर्ट में भी मतलब क्या प्रैक्टिस करूंगा, और कोर्ट में क्या है कि एक लिबर्टी रहती है। जैसे यहाँ आपसी में कॉम्बिनेशन बार और बेंच के संपर्क अच्छे होने चाहिए, ये आप बार बार सुनते पढ़ते होंगे अखबारों में, और यहाँ वास्तव में अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे मैं अब विधानसभा चुनाव के दौरान और बाद में लोकसभा चुनाव के दौरान लगभग एक महीने कोर्ट में नहीं आया। क्यों, मैंने अपनी जहाँ तारीखें थी मेरे मुकदमों में उसमें एडजॉर्नमेंट लिया। मेरे जो साथी काम करते हैं वो यहाँ कोर्ट को बता देते हैं कि इस प्रकार से वकील साहब, तो बहुत ज्यादा मतलब क्या है अपरिहार्य नहीं होने की स्थिति में कोर्ट एडजॉर्नमेंट दे देती है, आपको सहूलियतें मिल जाती है, थोड़ी लिबर्टी रहती है, मतलब उस हिसाब से मैंने विधि व्यवसाय को चुना था कार्य करने के लिए। अच्छा, मैं नहीं था आपका। और पहली बार अदालत में केस कब लड़ा था और कैसा अनुभव था आपका जब फर्स्ट टाइम आप वकालत कर रहे थे? अदालत में जब मैं आया था, और मुझे जैसे वकालत जब जूनियरशिप आप शुरू करते हैं, किसी बड़े वकील को ज्वाइन करते हैं, अनुभवी वकील को, बड़े की कोई परिभाषा नहीं होती, तो आप काम सीखने के लिए यहाँ शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोर्ट में जैसे भेजा जाता है बार बार, ताकि आप कोर्ट के अंदर रिलैक्स फील करें। तो डायरी वगैरह लेकर के, तो चूंकि मैं पूरी भादरा में घूमता ही रहता था, और मेरे मतलब क्या राजनीति की वजह से लगभग हर गाँवों में संपर्क थे, तो मेरे पास एक महिला आई थी। उस समय महिला आई थी, उसके साथ अभद्रता हुई थी गांव में, क्योंकि उसका पति ट्रक ड्राइवर था और वो बाहर रहा करता था अक्सर। उसके साथ कुछ अभद्रता हुई, और उस अभद्रता से वो बहुत व्यथित थी, क्योंकि उसने अपने पति से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका फोन डिस्चार्ज होने या कोई रेंज में नहीं होने की, उस टाइम रेंज भी बहुत कम हुआ करती थी। मैंने 2013 में प्रैक्टिस शुरू करी थी। तो वो यहाँ आकर के रोने लग गई, तो उसकी तरफ से मैंने उसको दरख्वास्त लिख करके दी सबसे पहले। तो वो थाना में गई, उनका गांव भिरानी थाना के अंतर्गत पड़ता था। तो उन्होंने उसकी एप्लीकेशन रख ली, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। तब मैं यहाँ घूमते घूमते ये सीख चुका था, अभी पुलिस जब कार्रवाई नहीं करती है तो आप इस्तगासा कर सकते हैं न्यायालय में। तो मैंने फिर उसकी तरफ से इस्तगासा लिखवा करके पेश किया, और वो इस्तगासा 156(3) में थाने में भिजवाया गया, और वहां जाके FIR दर्ज हुई। उसके बाद में मुलजिमान को पकड़ के, और मतलब क्या है कि उस महिला को न्याय मिला एक तरीके से। ये मेरा सबसे पहला न्यायिक कार्य था। मतलब ये रूटीन जो ऑफिस जॉब के अलावा तारीखें लेना, हाजिरी माफी देना, इसके अलावा जो प्रमुख काम मैंने अपनी तरफ से किया अपना वकालतनामा लगा करके, वो मेरे को याद आता है, वहां तक वो मैंने किया था उस महिला। अच्छा। तो पहली बार बार एसोसिएशन का आप अध्यक्ष भी रहे, मैंने सुना, तो वो आपका सफर कैसा रहा? मतलब वो मेरा सफर ऐसा रहा कि यहाँ इस कोर्ट में 160 के करीब वकील हैं। 160? हाँ, 160 के करीब वकील हैं, जिनमें से 100 वकील नियमित यहाँ प्रैक्टिस के लिए आते हैं। और मेरा यहाँ खुद वकालत शुरू करने से पहले से ही आना जाना रहा है। सारे के सारे मेरे व्यक्तिगत मेरी जानकारी में है, या हमारे परिवार के टच में है। तो उस वजह से मैं कभी बार अध्यक्ष का चुनाव लड़ना नहीं चाहता था। क्योंकि मैं लार्जर स्केल की पॉलिटिक्स में अपना भविष्य तलाशता हूँ। जैसा मुझे मिले या न मिले, वो भविष्य के गर्भ में है। तो आज यहाँ चुनाव लड़ करके, हालांकि मेरे को वोट बहुत ज्यादा आए थे जब मैंने अध्यक्ष का चुनाव लड़ा। अभी मेरे सामने 2 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे थे, उन दोनों को मिला करके 60 वोट आए थे, और मुझे 91 वोट आए थे। तो उतने वोटों से तो मैं जीतता था। लेकिन मेरा हमेशा ये मानना रहा कि यहाँ अपने चुनाव लड़ेंगे तो चाहे 5 ही आदमी अपने से अलग हों, क्योंकि छोटे दायरे में पता चल जाता है वोट किसने, उनके प्रति अपना मन खराब होगा। आज मैं सबको अपना मानता हूँ, ये चुनाव लड़ने के बाद में जो वोट अपने को नहीं प्राप्त हुए उनके प्रति अपना भी मन खराब होगा। अपने को ऐसा भी लगेगा भी ये लोग अपने को उतना पसंद नहीं करते जितना अपने समझते हैं। इस वजह से ये मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो चुनाव लड़ने का निर्णय हमने लिया, और चुनाव में मेरा बार ने पूरा सहयोग किया, पूरा आशीर्वाद मुझे दिया, मुझे अध्यक्ष भी बनाया। तो उस बात की मुझे खुशी भी है। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं एक आम नागरिक की तरह, बार जो अध्यक्ष रहता है, बार संघ अध्यक्ष जो रहता है, उनका मतलब क्या शक्तियां आपके पास में आती है, क्या पावर्स आपके पास रहती है? शक्तियां नहीं होती, वो एक जिम्मेवारी होती है। जिम्मेवारी होती है, और पूरी बार को जैसे रिप्रेजेंट करते हैं जहां भी करना हो। जैसे अभी पीछे प्लेटिनम जुबली अपना समारोह चल रहा है राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर की स्थापना का, जिसमें वर्ष भर कार्यक्रम हुए, वहां से वो बार बार निमंत्रित करते हैं। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि बार के हम सारे के सारे मेंबर वहां चले जाएं। तो वहां अध्यक्ष और उसके साथ कार्यकारिणी के लोग चले जाते हैं, और वहां
ऐसा कहा जाता है कि भादरा बार के प्रतिनिधि यहाँ हमारे बीच में पहुंचे हुए हैं। इसी प्रकार से बार के अंदर मेंटेनेंस का काम होता है। जैसे मैंने अध्यक्ष जैसे ही मैं बना तो मैंने सबसे पहले ये जो कलर आप देख रहे हैं, ये सबसे पहले तो बिल्डिंग को कलर करवाया मैंने। ऊपर आप ट्राई कलर देख रहे होंगे, तिरंगा बनवाया है मैंने दोनों पूरा जो साइड कोर्ट में। परिसर में आपने कोर्ट परिसर में कलर वगैरह करवाया। हम्म। तो मेंटेनेंस से रिलेटेड चीजें हैं। अच्छा, कुछ मतलब क्या नए अधिवक्ता साथी आते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन से संबंधित प्रक्रियाएं हैं, उनमें सहयोग करना होता है। और बार और बेंच के बीच में ऐसा नहीं हो सकता कि कोर्ट को आपको कोई बात कहनी है या आपको कोई निर्देश देने हैं या आपको कोई सुझाव देना है या आपसे कोई सुझाव लेना भी है, तो वो सारों को एक साथ ऐसे नहीं कॉल कर सकते कि भी सारे के सारे जने आ जाइए। तो वो क्या है कि अध्यक्ष के मार्फत कहा जाता है, यानी एक तरीके से बार का चेहरा होता है अध्यक्ष। उसकी जिम्मेदारियां जैसे हैं, यहाँ कंटिन्यूएशन में बिल्स वगैरह आते हैं, कैंटीन वगैरह जो है वो चलती हैं, वो बार के थ्रू चलती हैं। इनका किराया वगैरह है, यानी बिल्डिंग में और भी बहुत सारी, या वकीलों को कोई समस्या आ सकती है, किसी वकील के साथ कहीं अभद्रता हो गई या क्या, कहीं वकील के मतलब क्या है कि एज ए मैन राइट प्रभावित हो रहे हैं, तो उस समय मतलब क्या है कि आपको जाना होता है और मतलब क्या है कि अपने वकील समुदाय की तरफ से उसकी मदद करनी होती है। अच्छा, तो ये चीजें बार संघ अध्यक्ष की प्रोफाइल में रहती है। काफी बड़ी जिम्मेवारी होती है वैसे देखा ये जिम्मेदारी का काम है। शक्तियां इसमें कम होती हैं। शक्तियां इस प्रकार से नहीं हो सकती कि इस बार में जैसे 80 साल के व्यक्ति भी वकालत कर रहे हैं और 83 साल के व्यक्ति भी वकालत कर रहे हैं और एक 35-36 साल का लड़का उनके ऊपर शक्तियों का इस्तेमाल करे, तो ये जचने वाली बात नहीं है, अच्छी लगने वाली बात नहीं है। तो यहाँ तो मान सम्मान है, मान सम्मान दिया जाए और मान सम्मान लिया जाए। उसके साथ साथ जो आपसे अपेक्षा की जाती है उन 12 महीनों के दौरान उन अपेक्षाओं पर आप खरा उतरे। जब हम किसी सिस्टम में उतरते हैं, मान लो आपने वकालत करने के लिए जैसे आप इसमें, तो हर एक क्षेत्र में ऐसा एक रैगिंग टाइप होता है, भी नया बंदा वकालत करने, ऐसा कुछ होता है? आपके टाइम नहीं होता? बिल्कुल यहाँ नहीं होता। यहाँ जैसे ही नए वकील आते हैं तो सबसे पहले उनको ये सलाह दी जाती है कि आप ज्यादा समय चैम्बर में और अपने सीनियर के साथ गुजारेंगे, या आपको वहां आपका मन नहीं लग रहा है तो आप कोर्ट में खड़े रहेंगे। कोर्ट में कुछ ना कुछ हो रहा होता है, क्योंकि ये किताबों से पढ़ने से अगर आप परफेक्ट वकील बन सकते तो किताबें पढ़ते ही आप 3 साल मतलब क्या है पढ़ करके आए थे, उस टाइम भी आप वकील होते और फिर आगे से आगे पढ़ती ही रहनी है किताबें। तो ये चीज है सुनने की और देख करके सीखने की। तो प्रैक्टिस में एक से मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस में यहाँ आपको कोई चूड़ियां नहीं कसनी है, आपको सुनना है, बिल्कुल आपको देखना है, तो देख करके ही सीखे जा सकते हैं। तो ये बार बार सलाह दी जाती है जूनियर्स को कि आप यहाँ बैठ करके, पार्क में बैठ के, या अपने जो साथी हैं, क्योंकि एक साथ आते हैं लोग एलएलबी करके भी, हनुमानगढ़ से जो लोग एलएलबी करके आए उनका एक ग्रुप होता है, बिल्कुल। अच्छा, गंगानगर से करके आए उनका एक ग्रुप होता है। यहाँ एक दूसरे को देखकर वो उसी स्टूडेंट फ्लो में ही चलते रहते हैं, एकत्रित होते हैं कैंटीन के आगे। और तो उनको यहाँ रैगिंग करने की बजाय जो उनसे अपेक्षा कर सीनियर हैं, लेकिन इतने सीनियर नहीं है कि उनके साथ संवाद न कर सकें, वो लोग उनको बार बार ये सलाह देते हैं कि आप प्रैक्टिस पर ध्यान दीजिए, आप शाम को ऑफिस में जाइए, आप फाइल्स पढ़िए और फाइल से रिलेटेड फिर आप मतलब क्या रूलिंग वगैरह भी पढ़िए। इससे धीरे धीरे ये आपकी आदत में शुमार होगा, क्योंकि वकालत एक फुल टाइम जॉब होता है। आपको हर समय वकील की तरह सोचना होता है और हर समय आपको वकील की तरह पेश आना होता है। ये नहीं कि आप यहाँ तो वकील हैं और वहां जाकर के आप मतलब क्या है क्या कोई रंगबाजी करनी शुरू कर दी आपने। आपको आपका आचरण वकीलों जैसा रखना पड़ेगा। मतलब 24 घंटे आपको उसी नहीं, आपको आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि आप एक अधिवक्ता हैं और आपकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। तो ये चीजें, यहाँ रैगिंग वगैरह कुछ नहीं होती, बल्कि सहयोग किया जाता है नए लोगों का और उनको दिशा दी जाती है कि आप इस प्रकार से करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेटर होगा। तो आप मतलब वकालत पहले वकालत में आए थे, राजनीति में बाद में थे, कैसे? कौन सा? वकालत तो मैंने 2013 में राजनीति में पहले आया? राजनीति में 10 साल पहले आ गया था। अच्छा, मैं 17 साल की एज में ब्लॉक अध्यक्ष बन गया था एनएसयूआई। अच्छा, हाँ, वो चीज थी। बादरा में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए आपने क्या कोशिशें करी अब तक? मैंने यहाँ एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष रहते हुए आपने सुना होगा कि मैं एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष से एनएसयूआई जिला अध्यक्ष तक का सफर मैंने तय किया था। मैं एनएसयूआई जिला अध्यक्ष भी रहा था। तो मैं रहा था वर्ष 2010 से 2013 तक। तो मैं ये नहीं बताना चाहता कि मैंने उस दौरान संगठन को मजबूत करने के लिए क्या किया था और क्या नहीं किया था, लेकिन कहने में ये आता है जब हम जयपुर जाते हैं और कहीं बैठते हैं कि 2013 में जब तक रविंद्र मोटरा था तब तक एनएसयूआई स्क्रीन पर थी। उसके बाद में आपने शायद ही सुना होगा कि एनएमपीजी कॉलेज में या एनडीपी कॉलेज में एनएसयूआई चुनाव लड़ रही है। बिल्कुल। तो ये आप यूं मान लीजिए कि मेरे प्रति उस टाइम साथ पढ़ने वालों का, हमारे साथियों का, दोस्तों का प्यार था कि संगठन जबरदस्त चलता था।
एसएफआई से भी जबरदस्त चलता था। और उसके बाद में आगे मेरे जो साथी आए वो, यानी कुछ तो चुनाव की प्रक्रिया बदल गई, एनएसयूआई में चुनाव होने लग गए। मेरा जैसे पहला जिलाध्यक्ष मैं ही बना था चुनाव के माध्यम से हनुमानगढ़ में। तो उस टाइम तक हम सारे साथी संगठन के साथ रहा करते थे। अब आज ये अपेक्षा नहीं की जा सकती, जैसे मेरे सामने अभिमन्यु पूनिया चुनाव लड़े थे जिलाध्यक्ष का, जो आज संगरिया विधायक हैं। हाँ, तो वो, लेकिन हमारे कोई वो मन में फर्क नहीं था भी छल्लू है तो अपनी जगह। अंकुश सारण जो मेरे सामने चुनाव लड़ा था वो 24 घंटे ही मेरे साथ रहना शुरू कर दिया उसने। लेकिन आज उतना प्रेम नहीं बचा है, तो आप ये अपेक्षा नहीं कर सकते कि अध्यक्ष का चुनाव आपके सामने जिस साथी ने लड़ा वो आपको कोऑपरेट करेगा और करेगा। इस वजह से भी संगठन उस तरीके से नहीं चल पा रहा। लेकिन हमारे टाइम में हमने एनएसयूआई को पूरी तरह से जीवित, स्पंदित और मतलब क्या है सर्वाइवल में रखा, और जबरदस्त यहाँ पर हमारी पहचान थी। हमने यहाँ एसएफआई के प्रदेश सचिव महेंद्र सारण जो आज व्याख्याता हैं, उनके सामने कैंडिडेट उतार के कैंडिडेट जिताया था। यानी अपनी तो यहाँ की राजस्थान यूनिवर्सिटी है सरदार पटेल कॉलेज में हमारा कैंडिडेट जीता था विकास जोरड़। और इसके अलावा भी हर जगह हम चुनाव लड़ते थे। यानी मेरा क्या है कि गठबंधन की राजनीति में कभी विश्वास नहीं रहा है। बिल्कुल। तो आज हमारे एनएसयूआई के कुछ साथी होते भी हैं तो वो क्या है कि एबीवीपी के सामने चुनाव लड़ने वाले संगठन के साथ शामिल हो जाते हैं, या इस प्रकार से मतलब क्या है अलग तरीके की छात्र राजनीति हो रही है। तो हमने एनएसयूआई में जब रहा तो एनएसयूआई में मैंने पूरा काम किया। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष रहने 2003 से 6 और एनएसयूआई जिला अध्यक्ष बनने के बीच में वर्ष 2006 से लेकर के 2010 तक मैं यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष रहा। मात्र 19 साल की उम्र में मैं यूथ कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष बन गया था। तब भाई इसाक खान जिला अध्यक्ष हुआ करते थे यूथ कांग्रेस के। उस टाइम मैंने खूब काम किया। यानी कि ये माना जाता था कि यूथ कांग्रेस में अगर कहीं काम हो रहा है तो वो भादरा में हो रहा है वो, और भादरा में काम करने का जुम्मा जो था वो यहाँ के ब्लॉक अध्यक्ष और नगर अध्यक्ष का था। लेकिन यहाँ पर काम जो होता था वो उसका लीडिंग फेस मैं रहा यूथ कांग्रेस का उस दौरान। तो बहुत अच्छा मतलब क्या है एक प्रभाव था यूथ कांग्रेस भादरा का जब तक मैं इसका जिला उपाध्यक्ष था। उसके बाद में वर्ष 2013 के बाद में मैं कांग्रेस सेवा दल में प्रदेश संगठन मंत्री बना वर्ष 2014 में। अच्छा। तो उस दौरान मुझे गंगानगर का प्रभारी बना दिया गया। तो मेरे प्रभार क्षेत्र का जो गंगानगर जिला था वहाँ का सेवा दल 32-33 जिलों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जिलों में था। यानी सबसे ज्यादा कार्यक्रम, आप अखबार उठा के देख लीजिए क्योंकि आजकल अखबारों का थोड़ा स्थानीयकरण हो गया है। आप दैनिक नवज्योति वगैरह पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि उस टाइम की जो परंपराएं थी, उस टाइम श्यामलाल शेखावाटी जिला अध्यक्ष था गंगानगर का, आज अजय चड्ढा जिला अध्यक्ष है। लेकिन उस टाइम से ही गंगानगर में एक परंपरा बनी हुई है कि सेवा दल की नियमित मीटिंगें होती हैं। अच्छा। सेवा दल कोई भी प्रदर्शन कांग्रेस को करना होता है उसमें सबसे ज्यादा संख्या सेवा दल के सदस्यों की होती है। आपको टोपी वाले लोग सबसे ज्यादा गंगानगर कांग्रेस के प्रदर्शनों में देखने को मिलेंगे। अच्छा अच्छा। तो ये प्रयास हमारे किए हुए थे गंगानगर जिले में। और उसके अलावा भी पार्टी ने मुझे जब जब मतलब क्या है सेवा दल के माध्यम से जो कुछ भी करने को कहा वो मैंने पूरी तरह से किया। लोकल कांग्रेस को मजबूत करने की जहां तक बात है कि हमें कितना ही ठाडा कैंडिडेट मिला हो, यहाँ बिल्कुल कितना ही कमजोर कैंडिडेट मिला हो, उसके साथ उसका चाचा ही ना हो भले, उसका ताऊ ही ना हो, लेकिन रविंद्र मोटरा उसके साथ रहा है हमेशा। जबकि मैं 2013 से खुद टिकट मांग रहा हूँ, 2018 में मैं नहीं मांग पाया, उसके अलावा मैंने निरंतर टिकट मांगी है। अच्छा। और इस बार पैनल में हमारे नाम थे, सारा सिस्टम था। इस बार चलो परिस्थितियां बहुत ज्यादा भिन्न थी, अत्यधिक ही भिन्न थी। बिल्कुल। तो नहीं मिल पाई, चलो कोई बात नहीं, आगे कभी मिलेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस प्रत्याशी अगर यूं मान लीजिए कि 2 जने जा रहे हैं तो दूसरा जना आपको रविंद्र मोटरा मिलेगा, इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता था कांग्रेस पार्टी के लिए। बिल्कुल। तो मैंने अपने सारे प्रयास किए पार्टी की मजबूती के लिए। अच्छा, पार्टी की मजबूती का अभिप्राय ये नहीं है कि आप केवल चुनाव लड़ने वाले कैंडिडेट का साथ दें। मैंने विचारधारा के स्तर पर बहुत संघर्ष किया है। आज भी आप देखिएगा हमारे कांग्रेस के साथी सोशल मीडिया पर सक्रिय हो या ना हो, यानी संघ की एक मोडस ऑपरेंडी रही है कि जो भी आदमी विचारवान हो सामने वाली पार्टी में, चाहे कांग्रेस में हो चाहे लेफ्टिस्ट पार्टी में हो, उसको आप टारगेट करिए। यानी ये दुबके हुए पड़े रहते हैं और जैसे ही मैं कोई पोस्ट लगाता हूँ उसके नीचे तत्काल संघ के लोग पहुंच जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आजकल सोशल मीडिया कार्यशालाएं होती हैं सभी पार्टियों में और होते हैं। हमने भी थोड़ा थोड़ा बीजेपी की शैली बना ली। बीजेपी की जो IT सेल शुरू हुई थी अमित मालवीय के उसमें, तो उस टाइम इन्होंने इस प्रकार के पेज बनाए जो भावनात्मक क्या है फील करवाते थे अगले को। क्या गौ हत्या के खिलाफ भारत, गाय बचाओ भारत बचाओ, किसान जीतेगा, ये जीतेगा, यानी हर वर्गों को जोड़ने वाले इस प्रकार के नाम बनाकर उनके अंदर सारों के अंदर प्रचार अपनी पार्टी का करते थे।
तो मैंने एक चीज बहुत लंबे समय तक नोट करी सोशल मीडिया, क्यों मैंने बहुत अर्ली चलाना शुरू कर दिया था, यानी ओरकुट के टाइम से मैं सोशल मीडिया चला रहा हूँ। अच्छा, बहुत और पहले ओरकुट जैसे ही बंद हुआ उसके बाद से मैं फेसबुक चला रहा फेसबुक हूँ। मेरी वर्तमान आईडी जो चलती है वो वर्ष 2012 में बनी हुई है, लेकिन मेरी पहले वाली आईडी, क्योंकि उस समय हमें टेक्नोलॉजी की इतनी जानकारी नहीं थी, तो वो किसी वजह से बंद हो गई थी और उसको वापस शुरू हम नहीं कर पाए। तो मैंने इनकी स्टडी करी और सारा सिस्टम किया। पार्टी फोरम में मैंने नोट भी करवाई कि बीजेपी के लोग जो हैं ये पेज बनाते हैं, इसमें ये मोदी समर्थन में पोस्ट डालते हैं और डालते हैं, तो आप देखेंगे कि इनके खिलाफ कोई भी कमेंट आता है उसको तत्काल डिलीट कर दिया जाता है। तो मैं भी किसी प्रकार के वाद विवाद में पढ़ने के बजाय मेरी पोस्ट पर जो एडवर्स कमेंट आते हैं उसको डिलीट कर देता हूँ हाथों हाथ। बिल्कुल तो सही है वो। तो उससे क्या होता है कि मेरे, हालांकि आप देखेंगे आजकल इनसाइट का भी ऑप्शन आ गया है, तो मैं कई बार देखता हूँ कि पोस्ट को देख तो रखा है 5-6 हजार लोगों ने, लाइक आ रखे हैं उस पर 17 ही। तो इससे निराश होने की जरूरत नहीं है, हमें सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए, तो वो बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं। तो इस तरीके से मैं काम करता हूँ। विचारों के स्तर पर मैंने समझाने की कोशिश की। अभी हमारे यहाँ क्या है कि मेरे भादरा आने के बाद में कांग्रेस में अल्टा पलटी बहुत हुई है। 2003 में सुरेश चौधरी अपने आप को यूं मानता था कि जवाहरलाल नेहरू की हाथ अड़ा के आया हुआ हूं मैं तो। अच्छा। और 2003 में विधायक बनते ही बीजेपी को समर्थन दे दिया। हाँ बिल्कुल, ये 2008 में जयदीप जी डूडी जीते। हाँ। जिनके मतलब पिताजी यहाँ के प्रखर नेता, जिनका बहुत मान सम्मान करते हैं हम, चौधरी लालचंद जी डूडी। हाँ। चाहे वो किसी भी दल में रहे हो, वो सम्मान के योग्य व्यक्ति थे और कांग्रेस को 2-4 गालियां दिए बिना तो वो सुबह वाला कुटला भी नहीं करते थे। तो वो कांग्रेस में आ गए। हाँ। 2013 में हमारे जो हम जिनको कांग्रेस मानते थे, संजीव जी, वो बीजेपी में चले गए। तो उथल पुथल मची रही। हाँ। तो यहाँ लोग क्या है कि ये मानने लग गए कि विचारधारा के स्तर से तो बहुत अलग ही चले गए। हाँ। भी पता ही नहीं चल रहा लोगों को बीजेपी की क्या विचारधारा है, कांग्रेस की क्या विचारधारा है। तो मैंने विचारधारा भी बताने की कोशिश बहुत की हुई है लोगों को, और अब लोग मतलब क्या है कि विचारधारा के स्तर पर बात ही नहीं करना चाहते। इस बार का चुनाव तो यूं लड़ा गया भाई, गांव में 1 लाख लोगों ने तो ये धार ली कि संजीव जी को हराना है, और 1 लाख लोगों ने ये ध्येय बना लिया कि बलवान को हराना है। बलवान के कतई 1 लाख वोट नहीं है इस तहसील में, लेकिन 1 लाख से ऊपर वोट उसके आए हैं। वो केवल गांव में, क्योंकि इन्होंने राजनीति को एक झगड़े जैसा बना दिया और उस झगड़े को घर घर के चूल्हे तक पहुंचा दिया। बिल्कुल। तो इस तरीके से क्लोज कंटेस्ट हो गया, नेक टू नेक कंटेस्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या है कि ये हुआ। तो इस प्रकार का जो ये वोटिंग हुई है, ये कतई मतलब नॉर्मल वोटिंग नहीं थी। चलो ये मतलब क्या है कि उत्साह बनाए रखने के लिए काफी अच्छी है, क्योंकि आज जब भी बात आती है कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तब अलग अलग दोनों के समर्थक ये कहने से नहीं चूकते कि हमारे 1 लाख से ज्यादा वोट आए हुए हैं तहसील में। बिल्कुल। वोट जयदीप डुड्डी के भी आए हुए थे 80,000 के करीब। वोटों की निरंतरता बनाए रखने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो हर समय की परिस्थितियों के अनुसार आते हैं। तीसरा कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं होना, बिल्कुल, बहुत सारे कारण होते हैं। तो ये चीजें चलती रही राजनीति में, लेकिन अपने चाहे कैसी भी परिस्थिति रही हो, हार में जीत में किंचित नहीं भयभीत में। मैंने तो मतलब क्या है कि 2003 के बाद से देखा ही नहीं कि कांग्रेस का यहाँ पर कोई प्रत्याशी जीतता हो, लेकिन अपने क्या है कि जीत के तलबगार नहीं है, अपने विचारधारा के साथ हैं। और मैं कांग्रेस की विचारधारा के साथ बचपन से जुड़ा हुआ हूँ, हमेशा जुड़ा रहूंगा। मतलब आप अपना फ्यूचर भादरा में आगे कहाँ देखते हो राजनीति के अंदर? रविंद्र मोटसरा मतलब क्या एमएलए विधायक तक मतलब उस मैं पूरी कोशिश रहेगी? मैंने एक बार जिला परिषद का चुनाव लड़ा। उस चुनाव लड़ने से मेरे उसमें क्या एस्पेक्ट में वृद्धि तो बहुत हुई, लेकिन उसके बाद में मैंने निर्णय लिया भी आज के बाद मैं अगर चुनाव लड़ूंगा तो सीधा विधानसभा का ही लड़ूंगा और कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो विधानसभा का चुनाव लड़ना ही लड़ना है। अच्छा। हाँ, मेरी इच्छा ये है कि मैं कांग्रेस से लड़ूं, लेकिन क्या है कि जैसा देश वैसा भेष हो जाता है। बिल्कुल। तो आदमी को समायोजन करने पड़ते हैं। कई बार पार्टियां क्या है विवश होती हैं, या पार्टी अपने चहेतों को आगे बढ़ाना चाहती है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा, सभी पार्टियों में ऐसा होता है, इवन क्षेत्रीय दलों में भी ऐसा होता है, इवन हनुमान जी बेनीवाल की बहुत छोटी पार्टी है उसमें भी ऐसा होता है। तो पार्टियां किसी कारणवश टिकट नहीं दे पाती हैं, तो आदमी को अपना मादा जो है वो साबित करने के लिए किसी पार्टी का मोहताज नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ, भी आपको चुनाव लड़ना है तो आप चुनाव लड़ने योग्य संसाधन जुटाइए, और चुनाव आपको जीतना है तो जीत हार एक अलग चीज होती है। क्योंकि अब की बार के चुनाव में आपने देखा कि 1000 वोट, यानी इवन सीपी जोशी
एक वोट से भी चुनाव हारे हुए हैं। बिल्कुल सही है। तो ऐसा है कि यानी उसको क्या हार मानेंगे आप? बिल्कुल। तो हार जीत एक आगे की चीज है, यानी आपका इस प्रकार का एक सेटअप होना चाहिए कि आप उस क्राइटेरिया में दिखाई दें। और उसके लिए आप अगर किसी पार्टी के मोहताज हैं कि आप बैठे बैठे आपको किसी पार्टी के 20-25 हजार वोट मिल जाएं, यानी संघर्ष सम्मान पाता है हमेशा। बलवान पूनिया आज जरूर भी पीछे सरकार में हमारे सहयोगी रहे, लेकिन अन्य अन्य कारणों से मतलब क्या है कि आज ऐसा है कि हम आमने सामने भी हैं, लेकिन वो सम्मान उनका हमेशा रहेगा, क्योंकि उसने उस पार्टी में निरंतर संघर्ष किया जिस पार्टी के यहाँ 5,000 भी वोट नहीं आए हुए थे कभी। बिल्कुल। उस पार्टी को उसने 1 लाख तक पहुंचाया है और खुद विधायक बना है। बिल्कुल। तो इस प्रकार की मेहनत करने की आवश्यकता होती है। अच्छा, मेहनत करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, यानी आप अल्टीमेटली आपको ग्रामीण क्षेत्रों में आपकी जड़ें मजबूत करनी होंगी। मुझे बहुत खुशी है कि मैं किसी भी गांव में जाता हूं, ऐसा एक भी गांव नहीं है। हमारे पीछे कुछ युवा नेता आए थे अचानक, उन्होंने आप जैसे सोशल मीडिया साथियों का बहुत सहयोग लिया और स्क्रीन पर लगातार दिखते भी रहे, लेकिन वो राजनीति के इस बेसिक्स को भूल गए कि अल्टीमेटली इस देश की जो प्राण है वो गांवों में बसते हैं, और जब तक गांवों के धोती वाले साफे वाले लोग आपके साथ नहीं होंगे, आप पंच भी नहीं बन सकते। बिल्कुल सही है। तो आपको वहां तक पहुंचना पड़ेगा, उनके सुख दुख में भागीदारी आपको रखनी पड़ेगी, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त करते रहना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आज मैं जाऊं किसी गांव में और वहां मुझे बलवान पूनिया का वोटर कोई परिवार मतलब दिखाई दे और मैं उनके साथ बात भी ना करूंगा, तो बलवान पूनिया तो ये तो हमेशा बलवान पूनिया के ही रह जाएंगे। बिल्कुल। या संजीव जी का कोई समर्थक परिवार है, उसमें मैं जाऊं और उनसे इस प्रकार से बातचीत करूं कि वो है तो संजीव गए, तो संजीव के ही रह जाएंगे। बिल्कुल फिर सही आप है। कोई पैदा थोड़ी करोगे अलग से, गांवों बिल्कुल गांवों सही की बात। आबादी थोड़ी बढ़ाओगे आप विधायक बनने के लिए भी। वोट तो आपको इन्हीं गांवों में इन्हीं लोगों के उन्हीं में लेने से हैं। लेना पड़ेगा हाँ, आपको, तो सही है। इनके साथ आप इस प्रकार इनको विश्वास दिलाओ कि मैं भी कर सकता हूँ, इन दोनों से अच्छा कर सकता हूँ, तब जा करके मतलब क्या है, राजनीति में कहीं सफलता की गुंजाइश बैठती है। लेकिन व्यवहार के स्तर पर लोगों का जो प्रेम मिलता है उससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं यानी एक तरीके से यूं मानो विधायक बन ही गया एक तरीके से, यानी अच्छा अच्छा। यूं तो चुनाव जीत के तो हमारे यहाँ अब तक 8 ही लोग विधायक बने हैं, हाँ हाँ। लेकिन मुझे फीलिंग पूरी है, मुझे संतुष्टि पूरी है, क्योंकि मेरे पास कोई काम के लिए आ गया तो मैंने आज तक किसी को मना नहीं किया। चाहे वो काम हुआ हो ना हुआ हो, मैंने उनको बता दिया मैं आपके साथ चलूंगा, टू द कोर साथ चलूंगा, अंतिम छोर तक साथ चलूंगा। हो गया तो अपना सबका सहयोग है, और नहीं हो पाया तो देखो व्यवस्था आप समझते ही हैं। तो इस प्रकार से काम मैं करता रहूंगा, चाहे कुछ भी बनूं चाहे कुछ भी ना बनूं। मेरे से किसी को मना न तो किया गया, न मैं करना चाहता, न मैं करूंगा किसी को। तो मतलब अगले विधानसभा चुनाव में हम आपको एक प्रत्याशी के रूप में देख हाँ, सकते हैं, बिल्कुल अब विधायक क्या है है कि अब धीरे धीरे क्या है, एज बढ़नी शुरू हो गई है। अब बहुत लंबे समय से युवा नेता चले आ रहे हैं। अब की बार मेरे जन्मदिन पर किसी ने पोस्ट भी लगा दी थी कि भादरा के सबसे प्राचीन युवा नेता रविंद्र मोटरा को जन्मदिन की हार्दिक बधाई। अभी तो राहुल गांधी जी को भी युवा नेता बोला जाता है। राहुल गांधी जी को तो युवा बोला जाता है, वो उस परिप्रेक्ष्य में, यानी जिस स्केल पर वो पॉलिटिक्स करते हैं। तो आप देखिए कि उनकी उम्र के कितने नेता हैं, बिल्कुल 52-53 साल के आदमी को क्यों ना युवा कहा जाए। कि आज अब क्या है क्या, तो औसत आयु जो है वो दोनों सदनों की घटी है। नहीं तो पहले आप राज्यसभा में तो 75 साल के बिना कल्पना ही नहीं कर सकते थे भी कोई राज्यसभा सांसद बनेगा, और इसी प्रकार से 55-60 की उम्र के बिना आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि ये तो कांग्रेस पार्टी ने 2004 से लेकर के और 14 के बीच में एक से एक युवाओं को मतलब क्या है क्या अवसर दिए, जिनमें सचिन पायलट साहब, आपके नवीन जिंदल साहब, अभी रविंद्र जी भाटी भी है ना। हाँ, मिलिंद देवड़ा, रविंद्र भाटी आया, कितना शानदार चेहरा आया निकल करके। हाँ बिल्कुल, नाम राशि भी हैं और तेवर भी उनके काफी अच्छे हैं, देखने को मिलते हैं। लोगों के साथ प्रेम बहुत है। पॉलिटिक्स में क्या है कि आप धक्का नहीं कर सकते किसी के साथ, प्रेम जो आपका है वो आपको सफल बना सकता है कभी ना कभी। और आप अपनी असफलताओं के लिए किसी को ये नहीं है कि उलाने देने शुरू कर दें, बोलो या फलानिया को निहाल करे, ढिमकियां निहाल, यानी कोई भी निहाल करने के लिए बाध्य नहीं है। बिल्कुल ठीक है, आप तो उनसे मतलब क्या जुड़े रहिए। अगर अगले की परिस्थिति होगी आपका सहयोग करने की तो अगला करेगा, और नहीं कर पाया तो नहीं कर पाया, आगे करेगा। ओके। पिछले 5 साल में जो ये अभी गवर्नमेंट है, उससे पिछले जो 5 साल है उसके अंदर आपको क्या लगता है, जो अपने उस टाइम के तत्कालीन विधायक जी थे उन्होंने किस तरीके से काम करवाया, कि उस पर कुछ आपके विचार हैं? पिछले विधायक जी जो थे वो अपनी धुन और तुनक मिजाजी से
उतना लाभ नहीं दिला पाए तहसील को हम्म, जितना वो दिला सकते थे। ओके, जो पावर थी, हाँ, जो उपाधि थी हाँ, मिनी सीएम। इनको हर चीज के लिए यस थी। हम्म, आप आश्चर्यजनक रूप से विश्वास नहीं करेंगे हम्म, कि विधायक जी काली नागण करते हैं। आप कहीं से भी डाटा मांग लीजिए पीडब्ल्यूडी विभाग से। हम्म, नौर तहसील में अमित चचाण विधायक था, हमसे लगभग लगभग 400 किलोमीटर सड़कें फालतू बनी है नौर तहसील के अंदर। अच्छा, इसी प्रकार से आपका पीएचईडी के अंदर जो काम होना था, वाटर क्लस्टर्स का जो काम होना था, वो नौर तहसील में हमसे कहीं बेहतर और कहीं ज्यादा हुआ है। तो ये कुछ अन्य चीजों में उलझ के रह गए। अच्छा, अच्छा, उनको ज्यादा खुलासा कभी पूरा प्योर पॉलिटिकल इंटरव्यू होगा उसमें मैं कर दूंगा। अच्छा, लेकिन हाँ, ये क्या है कि एक इनका जो हैंडलिंग थी, हालांकि ये बात इनकी बिल्कुल सही है, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने कभी कूणियों के गुड़ नहीं लगाया। बलवान जी बार बार कहते हैं कि मैं कभी कूणिया गुड़ कौन लगायोगे, हाँ, हाँ, यानी गोली नहीं दी किसी को। हाँ, हाँ, ये बात सही है, लेकिन गोली न देने को उपलब्धि तब माना जाएगा जब आपने आपके पास पहुंचने वाले अधिकतर लोगों को संतुष्ट कर दिया हो। ओके, आप क्या है क्या, आपके पास जब कोई लोग मिलने जाते थे, यानी आवश्यक नहीं है कि एक गांव में सभी आपकी पार्टी के लोग हों। जब आप विधायक चुन लिए गए तो आप एक संवैधानिक पद प्राप्त कर चुके और आप पूरी तहसील के ही विधायक हैं। तो आपका वहां उनसे मिलने का तरीका बड़ा बचकाना रहा। आप आंख मिच लेते थे, आप नाड़ लाते थे, आप अंगूठे दिखाते थे, या इवन आप साक्षात्कार देते समय भी मतलब कि हाँ, जैसे बड़ी अजीबोगरीब भाव भंगिमाओं के साथ पेश आया करते थे। बिल्कुल, और तहसील के अंदर जितने काम होने थे, और आज उन कामों की क्वालिटी देखो, जो काम हुए उन कामों की गुणवत्ता की जिम्मेवारी तत्कालीन विधायक की नहीं होती क्या? बिल्कुल वे सही। जयदीप डुड्डी कांग्रेस सरकार को समर्थन देकर के संसदीय सचिव बने, उनके टाइम में जो सड़कें बनी उस कार्यकाल में, वो सड़कें यानी आज से 1 डेढ़ 2 साल पहले तक भी बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में थी। हाँ। और अब जो सड़कें बनी हैं उनका हाल आप देखिए, चाहे आप डावड़ी से सेरडा जाने वाली सड़क का देख लीजिए, बिल्कुल, आप बागड़ बेल्ट में बनी हुई सड़कों का हाल देख लीजिए, आप डुंगराना से भाडी मोड़ जाने वाली, और भाडी मोड़ क्यों, भाडी गांव में जाने वाली, भाडी गांव से होकर के भाडी मोड़ आती है, उसके साइड में एक और सड़क निकाली गई है, एक मिनी बाईपास के रूप में निकाली गई है, जिस पर तो नाम मात्र के व्हीकल जाते होंगे, कभी जाते नहीं। कोई मेरे जैसा दिन रात गाँवों में घूमने वाला है वही आदमी जानता होगा भी ये सीधी मोड़ चली जाएगी। वो सड़क किंडी पड़ी है। अच्छा, तो गुणवत्ता कहाँ थी कामों में, और गुणवत्ता नहीं थी फिर भी सैंपलिंग नहीं हुई। जो बलवान पूनिया मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों में सैंपलिंग की मांग कर लिया करता था, यानी 100-200 मीटर के खाड़ों में सैंपलिंग की मांग कर लिया करता था, उसके कार्यकाल में बनी हुई सड़कों की सैंपलिंग क्यों नहीं हुई, या तब नहीं हुई तो अब क्यों नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, ठीक है, गुणवत्ता क्यों नहीं आई? तो भाई साहब, जो चीज गांव देखेगा उस पर प्रश्न भी उठाएगा और प्रश्नों के जवाब भी देने पड़ते हैं। जवाब नहीं दिए जाते हैं, गुणवत्ता प्राप्त नहीं होती है, तो आरोप भी लगाए जाते हैं, लेकिन वो आज इस इंटरव्यू में नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, नहीं, कभी उनसे मुलाकात हुई तो पूछ सकते हैं थोड़ा बिल्कुल। बहुत। हाँ। राजनीति और वकालत के बीच में जो समाज सेवा का टाइम है वो कैसे निकालते हो आप? दोनों ही काम समाज सेवा के हैं। यहाँ आपके पास कोई बच्ची आ गई, यानी पीड़ित है, पैसे नहीं है उसके पास, बिल्कुल, आप अगर उसको निःशुल्क, यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा मानते थे संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, आपने यहाँ उसको संवैधानिक उपचार उपलब्ध करवा दिया बिना इस लोभ लालच में पड़े कि इसके पास फीस नहीं है या इसके पास कुछ और नहीं है, तो वो समाज सेवा ही है। बिल्कुल, ठीक है, पीड़ित लोग भी समाज में के हिस्से हैं, वो यहाँ आते हैं, उनकी जिस प्रकार की मतलब जहाँ आप होंगे वहीं तो कर पाएंगे ना कुछ। अब मैं यहाँ हूँ बिल्कुल तो सही बात अपने अब ये बताने की बातें नहीं होती भी, मैं अपने तरीके से मदद करता रहता हूँ। बिल्कुल नहीं, जस्ट एक दो कोई ऐसा कोई केस आपके दिल के करीब हो जो आपको बहुत अच्छा लगा करके लोगों की मदद? ऐसे मेरे बहुत से केस हैं, जैसे अब अपने क्या है कि एससी के लोगों के मुकदमे तो एससी की स्पेशलाइज्ड कोर्ट है, अच्छा, वो अलग होती हनुमानगढ़ है। में। हाँ, तो वहां सुनवाई होती है उनकी। अगर ठीक है। किसी मुकदमे में छोटे से छोटा मुकदमा है 323-41 का, लेकिन उसमें मतलब क्या है कि SC ST एक्ट लगा होता है,
तो उसकी सुनवाई फिर वहाँ होती है, उसके चालान वगैरह वहीं पेश होते हैं। इसी प्रकार से पोक्सो एक्ट जो बना हुआ है उसका स्पेसिफिक कोर्ट हनुमानगढ़ में है, स्थापित है। अपने पहले जो एनडीपीएस के मुकदमे हैं वो भी वहाँ चला करते थे। तो आमतौर पर आप अपने पक्षकार को राहत दिला देते हैं। पहली बात तो आप ये देखेंगे कि आपको गलत लोगों के भी मुकदमे लड़ने पड़ते हैं, ठीक है। मारपीट जिस व्यक्ति ने की है आप उसको सही तो नहीं मान सकते, बिल्कुल। तो उसको राहत दिलाना आपका विधिक कर्तव्य है। कोड ऑफ कंडक्ट जो बना हुआ है अधिवक्ताओं का, उसके अनुसार आप अपने क्लाइंट की ईमानदारी से पैरवी करेंगे, वो उतने हर्ष के विषय नहीं है। लेकिन आप पीड़ित पक्ष की पैरवी करते हुए उनको न्याय दिलवाते हैं तब आपको संतुष्टि होती है। वो केस दर केस ही होती है, उसका कोई स्पेशल किसी एक केस का नाम लेने की आवश्यकता नहीं होती। ओके। भी किसी यूं ही मान लो कि किसी का मतलब खाता विभाजन करवाना था और मतलब क्या उनके आगे शादी थी महीने डेढ़ महीने में, उनका खाता विभाजन हो गया, अलग खाते कायम हो गए और उन्होंने उस जमीन पर केसी उठा ली, उनके हाथ में 2 पैसे का साधन आ गया, तो वो आपको दुआएं बहुत देंगे। जबकि अपना तो ये काम ही था, अपने संतुष्टि है, अगलों का काम बन गया, किसी के आगे हाथ नहीं मारना पड़ा, बैंक से मतलब राष्ट्रीयकृत बैंकों से मतलब कैसे से ऋण प्राप्त कर लिया, तो ये भी संतुष्टि है। संतुष्टि के बहुत सारे रूप होते हैं। संतुष्टि कोई एक चीज में नहीं भी मैं किसी मेरे सामने बड़े वकील थे और मैं उस मुकदमे में जीत गया और मेरे को बड़ी संतुष्टि हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। संतुष्टि कई बार छोटे कामों में भी बहुत मिलती है और कई बार बड़े कामों में भी आपको गिड़गिड़ाहट सी हो जाती है करने के बाद। बिल्कुल सही बात है। तो परिवार का आपका जो साथ है वो कितना आपके सफर में अहम रहा है? परिवार का मतलब परिवार भाई शुरू में तो करता था विरोध, बोलो ए बड़ा घराना काम है और आपने बस किया बात को नहीं, तू ना कर, तू आंख देख ले, तू सरकारी नौकरी लाग जा। और सरकारी नौकरी लगने में मैं कैपेबल भी था, यानी जिस समय लोग जम्मू कश्मीर से बीएड करके आते थे और करके आते थे, उस टाइम में मेरा यहाँ बीएड में चयन हुआ, मैंने बीएड करी भी और पढ़ाई में मैं हमेशा से ठीक ठाक रहा था। तो ये अपेक्षा तो करेंगे घर वाले भी कहीं सरकारी नौकरी ये लग जाए, मेरी इच्छा नहीं थी, तो ये मेरा विरोध करते थे। विरोध करते थे कि वो निहाल कौन करे छोरो। धीरे धीरे इन्होंने मेरा विरोध करना बंद कर दिया, समर्थन तो ये अब भी नहीं करते मेरा, क्या चलो भी वो करे तो करण जो आप लोग के लिए भी आपने कोई न तो आज तक ओढ़ मुआइडो, हाँ न कोई आपने आर्थिक मतलब की है कि बाहर है आपने ऊपर ही हो। बिल्कुल, क्योंकि मैं छोटी उम्र से ही थोड़ा बहुत काम करता रहा, तो 10-12 साल की तो मेरी प्रैक्टिस ही होगी। उससे पहले भी मैं ठेकेदारी वगैरह कर लिया करता था थोड़ी बहुत। तो मेरे को कभी मैंने घर वालों से कभी ऐसा नहीं है कि लाओ मेरे को तो पैसे दो और दो कोई, इवन पैंट शर्ट वगैरह इसके लिए भी मैंने कभी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में तेल डलवाने के लिए भी पैसे मेरे याद आने में मेरे नहीं मांगे हुए, लास्ट पता नहीं कब के मांगे हुए, मेरे को याद नहीं आता। तो मेरा कोई आर्थिक वजन नहीं है घर वालों के ऊपर, मेरी राजनीति की वजह से हमारा कोई काम खोटी नहीं हो रहा, तो अब मेरा विरोध नहीं करते। अच्छा। बादरा शहर का मतलब जो है वो आपका क्या सपना है आगे बादरा को लेके? बादरा के कुछ चीजें जो आप कंप्लीट करना चाहो, आपका जब टाइम आएगा या फिर आप मान लो फ्यूचर में विधायक बनते हैं बादरा में, तो क्या सपने हैं जो कंप्लीट करना? बादरा क्षेत्र में सबसे बड़ी दिक्कत तो यही है कि अपने पानी भराव की समस्या रहती है। ठीक है, ये पानी भराव की समस्या मैं निरंतर सुनता आ रहा हूँ और जब बीजेपी की सरकार होती है तब हम भी मतलब क्या इस बारे में अनेकों बार धरने प्रदर्शन और ज्ञापन दे चुके हैं, जबकि मेरे को अंदर ही अंदर अच्छी तरह से पता है कि इस समस्या का समाधान होगा इसलिए नहीं कि किसी भी गांव का पानी उतर कर इकट्ठा होने के लिए कोई जगह होती है, जैसे अपने गांव में ढाब जोड़ा सारी चीजें होती हैं, बागड़ी में बोले पानी निवाण सिर पानी निवाण सिर जाता है, तो ठीक है। अब शहर आगे बढ़ा, निवाण से वापस ऊंचाण पर चढ़ गया इधर बीडीएस पेट्रोल पंप के आगे से, तो वो पानी भी इधर आने लग गया, इधर का भी उधर जा रहा है और जाना कहाँ है, डूमड़े में एक जगह ही जाना है। आसपास के जो थे रिजर्वोयर इस तरीके के बने हुए थे, उनमें तो लोगों ने धीरे धीरे कूटला डाल के धीरे धीरे भर्ती कर ली, भर्ती करके धीरे धीरे मकान बना लिए। अब बेघर तो किसको किया जाए और वहां वापिस वैसा दर्द थोड़ी खोदा जाएगा, तो जहां आपका पानी जाना था वो जगह ही रुक गई, तो वो जगह आज खाली है। वहां उन बाद में कालांतर में नगर पालिका ने पट्टे जारी कर दिए और कर दिए। तो अब इसका समाधान ये है कि ये बीच वाली सड़क को धरती का बिचाड़ा मानना बंद करके शहर को प्रसारित होने की आवश्यकता है, और धीरे धीरे शहर प्रसारित हो भी रहा है, कॉलोनीज वगैरह बनी है, लेकिन अपने यहाँ क्या है कि कॉलोनाइजेशन जो हुआ है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज से ज्यादा हुआ है। अच्छा, वास्तविक रिहायश विकसित करने के उससे नहीं हुआ। यानी जिस व्यक्ति का ऑलरेडी
बादरा में मकान है, उसने बना रखा है परिवार के, उसने 3-3 4-4 प्लाट लेकर के छोड़ रखे हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज है, अभी बाद में कोई और खरीदेगा तो उसको बेच देंगे, क्योंकि रहने के लिए तो उन्होंने मकान बना ही रखा है। यानी जब वास्तविक रिहाइश करने वाले लोग आएंगे, शहर बाहर की तरफ जाएगा। यानी आज आप देखते हैं हिसार में, यानी कि यूं मानो हिसार आजकल गंगवा से ही शुरू हो जाता है, आर्यनगर से ही शुरू हो जाता है आर्यनगर एक से शुरू तरीके मिल गया इसके अंदर नहीं तो हमको। हिसार वहीं गुजरी महल के आसपास रहता तो कोई मतलब क्या है, ये जो हमारे साथ आज समस्याएं आ रही हैं वो समस्याएं आती ही आती। तो शहर को प्रसारित करने के ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए। वहाँ वास्तविक बसावट हो तो सबसे ही मार्केट उस तरफ जाएंगे, मार्केट उस तरफ जाएंगे तो मतलब क्या है, बाजार का सेंट्रलाइजेशन इस मुख्य मार्ग से हटेगा। तो इसके ऊपर सभी प्रकार का मतलब क्या है, वजन घटेगा इसके ऊपर, क्योंकि वाटर डिपॉजिट जो होता है वो आबादी से ही होता है। बिल्कुल। तो आबादी जब विकेंद्रित होगी तब स्वतः ही इस समस्या का समाधान निकलेगा। इसके लिए और बेटर व्यवस्थाएं जो भी की जा सकती हैं, मतलब वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह, वो चीजें करने की कोशिश करेंगे। फिर भादरा तहसील में पीछे कांग्रेस की सरकार ने एग्रीकल्चर कॉलेज खोल दिया है, यस, गवर्नमेंट कॉलेज अपना खुल ही गया है। हाँ जोगीवाड़ा। हाँ, एग्रीकल्चर कॉलेज जोगीवाड़ा में उसका भवन निर्माणाधीन है, जिसमें पिछले दिनों आपके पत्रकार साथियों ने बहुत कवरेज करी थी। घटिया निर्माण सामग्री लगने के कारण से राजकीय महाविद्यालय आपका जोड़कियां के पास चल ही रहा है। कुछ तकनीकी शिक्षाओं के संस्थान लाए जा सकते हैं यहाँ पे, जिससे कि अपने क्षेत्र के लोगों को मतलब क्या है कि बच्चों को जो सामान्य पृष्ठभूमि से आते हैं उनको बाहर ना जाना पड़े। बिल्कुल। अच्छा, कांग्रेस की सरकार ने अनुप्रति कोचिंग जैसी स्कीम्स लाई थी, जिसमें क्या है कि आपको परीक्षा पूर्व तैयारियों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती थी। तो उसके लिए अच्छा कोचिंग संस्थान होना भी आवश्यक है। तो भादरा शहर में किसी अच्छे स्केल के कोचिंग संस्थान डेवलप हो। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनके साथ साथ विकास होता ही आता है। सीकर के आज डेवलपमेंट का रीजन जो है वो सबसे बड़ा वहाँ पर सीएलसी और आपके अन्य कोचिंग इंस्टीट्यूटों की सीकर कोटा दोनों ये एजुकेशन हब बन गए ना। हाँ, कोटा तो चलो पुराना शहर था और शुरू से ही मतलब क्या है कि आजादी के समय ही मतलब क्या शहर जैसा लगता था। सीकर तो अब अपने आंखों के सामने शहर बना है। तो इस तरीके की चीजें आए शहर के अंदर, उससे क्या है, धीरे धीरे विकास होगा। विकास कोई चुटकी बजाने की चीज नहीं है, विकास धीरे धीरे होता है। बिल्कुल धीरे धीरे होता है। अच्छी योजनाएं अगर आप लाते रहेंगे निरंतर, अब जैसे राजकीय चिकित्सालय था, राजकीय चिकित्सालय बाहर जाना था, बाहर जाने में क्या है कि यहाँ जबरदस्ती का विवाद बना के रख दिया गया उसको। और कुछ लोग, यानी हमारा देश जो है वो मूल रूप से यथास्थितिवादी है। यानी जब तक आपके कोई बहुत बड़ा दबाव नहीं होगा तो आप अपनी मौजूदा पोजीशन को छोड़ना नहीं चाहते, मौजूदा जगह को छोड़ना नहीं चाहते। यानी हमारे कृषि बड़ा मतलब क्या है, क्या एक जुए जैसा खेल है। बहुत बड़े भाग में सिंचाई नहीं होती, लेकिन फिर भी किसान परिवारों के बेटे जो हैं वो बाहर निकलना नहीं चाहते। पुराने टाइम में जब हम बच्चे होते थे तब हम देखते थे कि लोग सूरत आदि जगहों पर ट्रांसपोर्ट में जाया करते थे जब स्थितियां बहुत विकट हो जाती थी, तब तक वो यथास्थिति में रहते थे। तो इस दौरान ही हमने देखा था सरकारी अस्पताल वाले आंदोलन में कि लोग बोले यहीं क्यों नहीं बननी चाहिए। अरे जब सारी चीजें यहीं रह जाएंगी तो हम भी यहीं रह जाएंगे, अपनी बुद्धि भी यहीं रह जाएगी। इसको बाहर जाना चाहिए। लेकिन विवाद जो हुआ है वो उस विवाद के लिए पूरी तरीके से मतलब क्या है कि प्रतिनिधि जिम्मेवार हैं। दानदाताओं ने अपनी जगह दी। आज उस सारे मतलब क्या है कि किच की वजह से दानदाताओं को भी निशाना बनना पड़ा। दानदाताओं ने मतलब क्या है कि लालच वश ये जगह दी होगी और दी होगी, बाद में उसमें रिट्स लगी और एक बार स्थगन भी है उसमें। तो यानी ये काम तो लंबे समय के लिए अटक गया। अब आप देखते हैं कि एक ट्रॉमा सेंटर जहाँ कहीं भी बन जाता, जैसे पूर्व में जो जगह निर्धारित की हुई थी राजकीय महाविद्यालय के पास, वहां बन जाता तो वहां उसके आसपास एक छोटा शहर सा बन जाता, टाउनशिप सी बन जाती। और वो जगह आज के दिन भादरा की सबसे तेजी से फलती फूलती जगह है कि वहां वो गैस बिजली प्लांट लग गया है। अच्छा, उससे आगे आगे डेवलप होगी वो चीजें वहां। मतलब क्या है कि उसके आसपास एक नगर, यानी आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि कितने कर्मचारी वहां आएंगे। अभी मेरे पास पीछे किसी का फोन आया था आपके जीजेयू से कि यहाँ मतलब क्या है कि हमारे बैच के जो लोग हैं जो बहुत अच्छे लेवल पर मतलब क्या जिनकी एमटेक वगैरह की हुई है, वो लोग यहाँ आके इसमें मतलब ज्वाइन किए उन्होंने। अच्छा, तो इस प्रकार के लोग आएंगे, उनके परिवार आएंगे तो अपने कार्यस्थल से ज्यादा दूरी पर थोड़ी रहना पसंद करेंगे, वो आसपास ही रहना पड़ेंगे। तो निश्चित रूप से विकास होगा। इसी प्रकार से ट्रॉमा सेंटर बनता, उसके आसपास से विकास होता, वहाँ कुछ दुकानें चलने लग जाती है। आप यूं देखिए कि हमारे जो निजी चिकित्सालय चल रहे हैं, जैसे जितेंद्र जी का बालाजी चल रहा है,
उसके आसपास आप कभी भी चले जाइए, कितने भी बजे चले जाइए, आपको एक अच्छी भली रौनक मिलेगी, 50-40 आराम से। आदमी बैठे हुए मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये रौनक का प्रतीक होते हैं, और रौनक ही विकास होती है। सही महीने में भी जहाँ 10 घरों का काम चल जाए, विकास ही है वो। चहल पहल हो हाँ, थोड़ी। चहल पहल हो, 10 घरों का काम चल रहा है, 10 घरों का चूल्हा जल रहा है वहां बाहर। बिल्कुल। तो इस प्रकार की चीजें हैं। आपके जो अभी अब आपने वकालत वगैरह की, उसके दौरान कभी ऐसा मौका है, मान लो जज के सामने केस चल रहा हो, कुछ ऐसा हंसी वाला, कुछ ऐसा ऐसा कुछ केस हो जिसमें आपने हंसी रोक नहीं पाया? हंसी वाला तो क्या है कि हो ही जाते हैं, हाँ अनेकों अनेक बार हो जाते हाँ। हैं। तो एक जैसे आप यूं मानिए कि आरपीजीओ एक्ट है एक। आरपीजी। हाँ, हाँ। आरपीजीओ वो जुआ वगैरह खेलने वाले होते हैं, जैसे राजस्थान में प्रिवेंशन ऑफ गैम्बलिंग एक्ट है वो अच्छा आरपीजी। अच्छा। तो जुआ उसमें कुछ नहीं है, उसमें पकड़ते ही सीधा मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है, हम्म और यहाँ 100 रुपए का जुर्माना लगता है उसके, और हम्म। उसको छोड़ दिया जाता है। हाँ। तो एक बार क्या हुआ, लेकिन ये एक नैतिक अपराध माना जाता है। अच्छा तो आरपीजीओ में जो इकबाल जुर्म देना होता है, उसके साथ साथ भी हाँ हम खेल रहे थे, अच्छा। तो कोर्ट उनके जुर्माना लगा देती है। जिसने स्वीकार ही नहीं किया कि हाँ हम खेल रहे थे, उसके तो जुर्माना कैसे लगेगा। हाँ तो हाँ उसको जल्दी निपटाने के क्रम में मतलब क्या है कि उसका इकबाल जुर्म लेके उसके जुर्माना लगा दिया जाता है। हाँ। तो यहाँ क्या हुआ कि एक गांव की राजनीति में अच्छा भला योगदान रखने वाले किसी परिवार के एक लड़का पास खड़ा था, हम्म। और गोगामेड़ी थाना का मुकदमा था वो। तो हम्म। उन्होंने क्या है कि जैसे किसी के कहने सुनने से विरोधियों के, और उनका लड़का जो था उसको भी उसमें मुलजिम बना दिया। अच्छा। तो उसमें हुआ क्या कि हमने उसकी यहाँ जमानत के लिए एप्लीकेशन लगा दी, और उसकी जमानत के लिए मुचलके वगैरह भर ली। हम्म। तो उस टाइम एसीजेएम साहब थे, तो वो बोले ये आप क्या कर रहे हो, आप तो एक बार जुर्म लाइए, जुर्माना लगाइए, नक्की करिए। तो मैं बताना तो उनको ये चाह रहा था, भी क्या है कि हमारे ये दिक्कत आएगी कि आगे सरपंची वगैरह का चुनाव नहीं लड़ पाए। वो मैडम जुर्माना नहीं लगवा सकते। बोले क्यों नहीं? वो हमें तो इसमें बरी होना पड़ेगा। तो हाँ। मैडम जी कहते बरी होना पड़ेगा, वो ये ट्रायल फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद में मतलब न्यायालय चाहेगा तो बरी कर देगा। तो इस हाँ। प्रकार की हास्यास्पद स्थितियां कई बार उत्पन्न हो जाती हैं कि हमें तो जी बरी होना पड़ेगा इसमें। बोले आपने मन में ही डिसाइड कर लिया बरी होना, भी कोई ना करता हो आपको तो बरी। बिल्कुल। तो इस प्रकार की बातें हो जाती हैं कई बार कोर्ट में, और बहुत हो जाती हैं, हाँ याद हाँ। नहीं रहती, समय समय पर होती ही रहती है। नहीं काफी केस आते हैं हाँ, मतलब कोर्ट ऐसे। में अच्छा माहौल रहता है हमेशा ही अंदर, हाँ। ऐसा नहीं है कोई बहुत ज्यादा तनाव। कभी कभी एक अलग होती है, लेकिन आमतौर पर माहौल खुशनुमा रहता है कोर्ट के जैसे अंदर। फिल्मों में डायलॉग बाजी होती है वैसा? ना वैसी डायलॉग बाजी नहीं होती। हाँ जैसे फिल्मों में क्या 2 पार्ट मिला करके दिखाए जाते हैं एक्चुअली, हाँ। क्योंकि उनके पास 3.5 घंटे में सारी चीजें दिखाई जाती हैं। जिसमें जैसे होता है ना कि गवाह से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यस वो यस। विटनेस का पार्ट होता है, मतलब एविडेंस का पार्ट होता है, यानी जब साक्ष्य की स्टेज में होती है फाइल तब अच्छा की। अच्छा अच्छा। और सारे साक्ष्य होने के बाद में फिर बहस होती है, तो वहां बहस को और जीरा को मिक्स करके दिखाया जाता है। भी वहीं वो मतलब बस। क्या जीरा कर रहा है, और वहीं जज साहब को भी बता रहा है। हाँ हाँ हाँ। यानी जीरा चलती हो रही है उस समय, मतलब क्या है क्या, जज साहब को आपको कुछ नहीं कहना होता। तो उन दो चीजों को मिला करके दिखाया जाता है। तो जीरा के टाइम कई बार होट टॉक हो जाती है, क्योंकि वकील साहब पूछने वाले कुछ प्रश्न पूछते हैं, और जो जवाब देने वाले का वकील होता है वो ऑब्जेक्शन कर देता है, आप ये नहीं पूछ सकते, वो नहीं पूछ सकते। थोड़ी तनातनी भी हो जाती है कभी, लेकिन वो हम्म। कोर्ट के अंदर की बातें बाहर आती है, सारे के सारे वैसे के वैसे। अच्छा अच्छा। नॉर्मल रहता है हाँ, मतलब ऐसा है। तो कभी आपने किसी मतलब राजनेता को कोर्ट में घेरा है किसी किसी राजनेता को तो घेरने का बाबरा तो के साथ? अवसर नहीं मिला। इसमें क्या है कि जैसे सामान्य किस्म के मुकदमे, जैसे धरना प्रदर्शन की वजह से, हम्म या धारा 144 के उल्लंघन के, या आपके ओवरहेड टैंक पर चढ़ने वगैरह के मुकदमे हो जाते हैं। हम्म। हमारे बड़े भाई हैं संदीप डोकिया हाँ। आज़ाद, तो उनके हमेशा जैसे हमारे बॉस के साथ उनका आवजाव रहा है। हम्म। तो वो जो चुनाव लड़े थे निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, उस समय क्या है क्या, रैली को बाजार में लाने की अनुमति नहीं थी, और उनको शायद जैसे रैली को इंस्ट्रक्शंस जो दिए गए भी इस तरफ से निकलेगी, जो चिन्हित भाग था भी जहाँ से निकल सकती थी, तो भीड़ ने उसका अपोजिट डायरेक्शन समझ लिया, और उनकी रैली बाजार में आ गई अच्छा थी। रैली अच्छा। बाजार में आ गई थी, तो उसका मुकदमा दर्ज हुआ। तो आज़ाद हमारा बड़ा भाई भी है, मित्र भी है, तो उनकी पैरवी हमने करी थी, और घेरने का और वैसा कोई मतलब अवसर नहीं कभी मिला। हाँ, किसी के मतलब क्योंकि खिलाफ? दरअसल फिल्मों में जस्ट अपोजिट चीज दिखाई जाती है, क्योंकि हम्म। बयान जो होते हैं वो मुलजिम के होते हैं, मुलजिम के नहीं होते। यानी जो मुकदमा करने वाले लोग होते हैं, जैसे आप पीड़ित हैं तो बयान आपके होंगे, आपके पक्ष से लोगों के होंगे। ये नहीं है कि मैंने आपके साथ अपराध कारित किया तो मेरे बयान होंगे। अच्छा अच्छा। तो मुझे कोई कैसे घेरेगा अपराधी को? यानी प्रश्न तो आपसे ही पूछे जाएंगे सारे के सारे, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल। आपके अगेंस्ट क्राइम हुआ है। जैसे मैंने आपका सिर फोड़ा है,
तो प्रश्न आपसे ही पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके पुलिस बयान लेगी और उन बयानों को आपको स्टैब्लिश करना है यहाँ कोर्ट में। तो मेरा वकील जो होगा, अपराधी का वकील जो होगा, वो आपसे कॉन्ट्राडिक्शन पैदा करवाने की कोशिश करेगा। तो घेरे तो आप जाएंगे न्यायालय में उस समय भी, आपसे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा जो बातें आपने पूर्व में कही हैं उससे अलग बातें कहलवाने की कोशिश की जाएंगी। बिल्कुल। तो मुलजिम तो क्या, मुलजिम के तो लास्ट में बयान मुलजिम होते हैं, तो टाइप होके आते हैं और उनका जवाब देना होता है मुलजिम को, सीधा ही कोर्ट के रीडर को बताना होता है। तो फिल्मों में थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाता है। हाँ, लास्ट हमारा एक लास्ट राउंड है इस पॉडकास्ट का, जो रैपिड फायर राउंड बोलते हैं हम उसको। तो आपको फटाफट थोड़ा जवाब देना होता है उसमें। सुबह की पहली चीज आप क्या करते हैं? मैं उठते ही सबसे नीचे देखता हूँ, मैं छत पे सोता हूँ, नीचे उठते ही देखता हूँ मम्मी और पापा में से एक जना दिख जाए तो मेरे को खुशी होती है। अच्छा अच्छा। और पसंदीदा नेता कौन है? राहुल गांधी। और अगर बीजेपी में पूछूं तो कोई एक नेता जिसको आप पसंद करते हो? बीजेपी में राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कुछ ना कुछ नेता के रूप में स्वीकार किए जा सकते हैं। बाकी बीजेपी में नेताओं का अभाव है वहाँ, मतलब क्या है कि शोमैन ज्यादा है बीजेपी में। अच्छा अच्छा। तो आपको गुस्सा किस बात पे सबसे ज्यादा आता है? मुझे कोई झूठ बोलता हो उस समय बहुत ही गुस्सा आता है, और विशेष करके अगर वो बेवजह बोल रहा हो अच्छा तब और ज्यादा आता है। आपकी लाइफ का मतलब सबसे प्राउड मोमेंट क्या था अब तक का? प्राउड मोमेंट क्या होता है, हर उम्र में होते हैं, शौक जुदा, खिलौने मासूका और खुदा। तो अलग अलग टाइम पर क्या है, अलग अलग मतलब क्या है प्राउड मोमेंट रहे हैं। अच्छा अच्छा। कभी क्लास में अच्छे नंबर आ गए, कभी खेलने गए किसी गांव में क्रिकेट, वहां जीत गए। अच्छा अच्छा। कभी रन ज्यादा बना दिए तब, यानी अलग अलग समय पर अलग अलग होता है। विशेष रूप से कोई इन पर्टिकुलर कोई प्राउड मोमेंट मुझे ऐसा याद नहीं आता। बचपन में क्या बनना चाहते थे आप? बचपन में मैं डॉक्टर बनना चाहता था सबसे पहले तो, यानी जब मेरे ये समझ में पड़ी कि हर व्यक्ति अपनी शिक्षा के बाद में कुछ बनता है, तो मैं चिकित्सकों से हमेशा प्रभावित रहा हूँ। मैं डॉक्टर बनना चाहता था स्टार्टिंग में तो, लेकिन बाद में दिशा पूरी तरह से ही चेंज हो गई, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। बांद्रा में आपकी सबसे फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ आप सबसे ज्यादा समय बिताना पसंद करते हैं? न्यायालय परिसर बांद्रा। न्यायालय परिसर। कुछ खाने पीने की जगह कुछ ऐसा लोकल में बांद्रा में जो आपका फेवरेट प्लेस हो? खाने पीने की जगह तो अपने बांद्रा में कम है, लेकिन कभी खाना आपके बाहर से कोई गेस्ट वगैरह आए हो तो गणपति होटल जो है हमारे घर के पास ही है। अच्छा अच्छा। बाईपास पर है। हाँ। गणपति होटल एक अच्छी जगह है खाना खाने के लिए। आपकी वीकनेस क्या है जो आप शेयर कर सकते हो हमसे? मेरी वीकनेस यही है, शेयर मैं सबके साथ ही करता हूँ। मेरे जो मन में आ गई किसी के बारे में अच्छा या बुरा विचार आ गया, तो आमतौर पर क्या करता है कि व्यक्तियों में ये क्षमता होती है कि किसी के बारे में बुरा विचार आए तो उसको वो दबा जाता है। मेरे से दबाया नहीं जाता, मेरे को तो फिर उसको कहना पड़ेगा। अगर वो चला गया तो मेरे को उसके पीछे जाके कह के आना पड़ सकता है। इस प्रकार की मेरी गंदी आदत है ये, और मेरे को सारे बहुत टोकते हैं, बोलो आपको इसमें सुधार करने की आवश्यकता है, पर मेरे से रहा नहीं जाता। कहीं भी ना कौन रहे से। सही। हाँ, पीछे चला जाता हूँ मैं कहने के लिए भी, वो आदमी भग्योगे तो मैं बिन कुंवर तो बोलो ना को तो किए क्या फर्क पड़ा। कोर्ट या पॉलिटिक्स, दोनों में से ज्यादा मुश्किल क्या है? दोनों ही मुश्किल नहीं है, दोनों ही बहुत इजी होंगे, ईमानदारी से काम करो तो। ओके। एक मेरा पर्सनली सवाल था जो मैंने इसमें, वकील से दोस्ती अच्छी है या बुरी है? आपको वकील से, चिकित्सक से दोस्ती रखनी चाहिए पता, क्योंकि आज का टाइम ऐसा है कि आपको हर जगह T&C करके एक्सेप्ट कराई जाती हैं चीजें, चाहे आप फोन पर चला लो और चला लो। तो वो टर्म्स एंड कंडीशन हालांकि पढ़ने के लिए होती हैं, तो बहुत सारे लोग तो उसको पढ़ते भी नहीं, पढ़ ले तो उनके समझ में नहीं आती। तो यानी आजकल लीगल जो है, मतलब पर्सपेक्टिव जो है वो बड़ा है हर चीज के अंदर। चाहे आप बैंकिंग में जाएं, बैंकिंग सेक्टर में जाएं, यानी आज के दिन हमारा उन चीजों के बिना काम भी नहीं चलता। हर कहीं थोड़ा बहुत कानूनी पेच होता ही है। तो आपके पास एक ऐसा दोस्त होना चाहिए, या आप किसी काम को यूं समझते हो कि इससे तो क्या ही फर्क पड़ता है, और वो कानून के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा रॉन्गफुल हो, तो आपका एक वकील दोस्त होगा तो आप उससे पूछ तो सकते ही। बिल्कुल। अभी मान लो आप वकील या फिर राजनेता नहीं होते तो आप क्या होते हैं? तो मैं कहीं कॉलेज में पढ़ा रहा होता, मेरी पढ़ाने में बहुत रुचि है। इंग्लिश लिटरेचर में मैं स्नातकोत्तर हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर मुझे पढ़ाना भी बहुत अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया भी हुआ है। अगर आपको खुद को एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो कैसे आप डिस्क्राइब करोगे? खुद के लिए कुछ एक ऐसी संज्ञा देना चाहो आप खुद। सामान्य व्यक्ति। सामान्य व्यक्ति। बांद्रा के लोग आपको किस नाम से जानते हैं? बांद्रा में मुझे मोटसरा ही कहा जाता है। एक्चुअली क्या है कि मेरा सरनेम मोटसरा है, हमारी गोत मोटसरा है, और हमारा मतलब क्या है कि
गांव का नाम भी मोटसरा है। तो अच्छा, एक अच्छा। बार क्या है, 3 लोग थे हमारे जूनियर आए थे, हाँ, जब बांग में चर्चा होगी, बोलियो क्या मोटसरो आ गयो। हाँ। जब बोलियो नाम मोटसरो है, बोलो ना ना मोटसरो को नहीं नाम, मोटसरो तो અહીં गोत है। जब वो अच्छा, बोले अच्छा। थाने बेरो ही कौन यार, मोटसरो हम गांव है के। तो यानी मुझे मोटसरा नाम से ज्यादातर लोग जानते हैं, यानी हाँ, मेरा खुद का गांव है जहाँ लगभग लोग ही मोटसरे हैं। वहां भी मैंने लोग ऐसे पूछ रहे थे, बोले और मोटसरा क्या हाल है? वो बढ़िया है। 3 मोटसरा, वो क्या बोलते हैं उसको, थ्राइस लग गया ऊपर। हाँ, बिल्कुल। तो आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट कौन करता है? मेरे को मोटिवेट, मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ। हुँ, हुँ। यानी हुआ ये है कि जैसा मैंने आपको परिवार वाली बात बताई थी, जहां मुझे हुँ, बार बार ये कहा गया कि वो लोग जो राजनीति में बड़े चेहरे हैं वो बड़े घरों से आते हैं, अपना सामान्य घर है, अपने सामान्य पृष्ठभूमि से हैं, तो मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ। ओके। मैंने सबसे पहले इस चीज को नकारा था, शायद बलवान से भी पहले, कि राजनीति में कुछ बढ़ने के लिए आपको किसी बड़े घर से आना जरूरी है, हुँ, हुँ। सामान्य घर के लोग भी आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरे को सबसे ही प्रेरणा, मैंने किताबें बहुत पढ़ी, मतलब मेरा पढ़ाई में मेरा हमेशा से इंटरेस्ट रहा है। हुँ, तो हुँ। मैंने तरह तरीके की किताबें पढ़ी, उसमें बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी थी। मैंने फिलोसॉफी से रिलेटेड और साइकोलॉजी से रिलेटेड भी, यानी किस तरीके से आपको साइकोलॉजिकल गेम में उलझा करके, यानी आपको बार बार साइकोलॉजिकली ये सिद्ध किया जाता है आपके सामने कि आप गलत फील्ड में आ गए भाई साहब, ये फील्ड आपके लिए नहीं था। हर जगह और होता है। उसको क्या करते हैं लोग, इतने पॉजिटिव तरीके से बताते हैं, ये तो कहते नहीं कि तू हमारे सामने अड़ मत या हमारे सामने राजनीति मत कर, बोले तू तो इतना आर एस लगा यार से कहते बोले तेरा दिमाग है, यानी उसको मतलब एक सलाह के रूप में, मतलब उसके साइकोलॉजिकल उसको, उसका मतलब डिमोटिवेट क्या कर है देते क्या, हैं मतलब, अमेंडमेंट करने की कोशिश करते हैं उसके बीज विचारों में। डाल देते हैं हाँ, दिमाग में वो, तो बिल्कुल। मैं कभी इन चीजों से प्रभावित नहीं हुआ। हुँ, मैं सेल्फ मोटिवेटेड आदमी हूँ। इसके अलावा मेरे साथ के जो साथी हैं, दोस्त हैं, हुँ। उनसे बहुत मोटिवेशन मेरे को मिला है हमेशा ही। तो कोई एक ऐसा लॉ या कानून जो आप बदलना चाहो? अब तक कुछ आपको लगा भी ये कानून थोड़ा क- गवर्नमेंट में बदलाव होना चाहिए? कानून तो ऐसे बहुत सारे हैं जिनको बदलना एक अलग चीज है। जैसे अभी अपनी जो आईपीसी चला करती थी, बिल्कुल। भारतीय दंड संहिता, और फिर चला करती थी दंड प्रक्रिया संहिता। दंड संहिता वो चीज होती है जिसके अंदर आपने सुने होंगे कि फलाने व्यक्ति के 302 लग गई 300 तो है। हाँ, यही सुना है ये मैंने। धाराएं होती हैं जिसमें अपराध और उस अपराध से जुड़ी हुई सजाओं का वर्णन है। दंड प्रक्रिया संहिता वो है जिसके तहत सारी कार्रवाई चलेगी, चलेगी। फौजदारी कार्रवाई, और सिविल कार्रवाई जो चलेगी वो सीपीसी के तहत चलेगी। ठीक है। तो उन कानूनों को बदलने का बहुत बड़ा हो हंगामा करके भाजपा के लोगों ने केवल उनके नाम बदले और अच्छा। धाराओं के नंबर ऊपर नीचे कर दिए। इस बाकी प्रकार के बदलाव का तो कोई औचित्य नहीं है। हुँ, हुँ। इसके अलावा बहुत सारे कानून हैं, जैसे कि आपको वन अधिनियम में बहुत सारे बदलावों की जरूरत है। अच्छा। बदन वन अधिनियम में अगर बदलाव होते, और मतलब क्या है कि उनको वहां के रहने वाले रहवासियों के अनुकूल बनाया जाता और वास्तव में पर्यावरण संरक्षण के अनुकूल बनाया जाता, तो आज हसदेव जंगल जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है वो नहीं हो रहा होता, उसको रोक दिया जाता। यानी वहां खनिजों बिल्कुल। के लिए इतने बड़े जंगल को अपरूट नहीं किया जा रहा होता, इतने बड़े मतलब क्या है कि जंगली जो पशु पक्षी वन्य जीव हैं उनको मतलब क्या है कि एक तरीके से बिना आशियाने के नहीं किया जाता। हुँ, हुँ। तो इन चीजों में मेरा ज्यादा मतलब क्या है कि पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजों और उनसे जुड़े हुए जो कानून है हुँ, हुँ। उनको सख्त बनाने पर मतलब क्या है कि मेरा फोकस रहे, अगर मेरे को बदलने की कैपेसिटी दी जाए तो। हुँ, हुँ, हुँ। क्योंकि अन्य चीजें तो चलो व्यक्तियों से जुड़ी हुई हैं और व्यक्ति किसी ना किसी तरीके से अपनी प्रतिरक्षा कर ही लेता है, लेकिन जो अनमोल जीव जंतु हैं और जो प्रकृति है जो हमें सब कुछ देती है, उसको नष्ट करने का जो काम हो रहा है उसको रोकने के लिए अगर कोई सख्त प्रावधान हो सके तो मैं वो करना चाहूंगा। बिल्कुल। पॉलिटिक्स में आपकी सबसे बड़ी जीत क्या है अब तक? पॉलिटिक्स में मेरी जीत यही है कि हुँ। मैं अपनी पार्टी में निरंतर बना रह सका, अच्छा। बिना किसी मतलब लोभ लालच के वशीभूत हुए। और मतलब क्या ऑफर्स भी आते हैं, ऑफर्स भी आते हैं कि आप हमारे साथ आइए, ये होगा वो होगा। मैंने कहा मुझे न तो ये चाहिए, मुझे ना वो चाहिए। मैं गांधीवादी व्यक्ति हूँ और गांधीवादी विचारों पर चलने वाली पार्टी जो है वो कांग्रेस है, जिसमें मैं शुरू से बचपन से ही जुड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए इस पार्टी को छोड़ना मुमकिन नहीं हुँ, है। ठीक है। और किसी परिस्थिति के अंदर पार्टी अगर मुझे स्वीकार नहीं करती है तो मैं अधिकतम निर्दलीय तक जा सकता हूँ। अच्छा। मैं किसी अन्य पार्टी को दल के ज्वाइन, साथ नहीं हाँ, जाना चाहोगे आप? सोच ही नहीं सकता मैं। ओके। मेरे मन में मैं कई बार ऐसे सोच लूं तो यूं सोचूं कि भाजपा का मंच है और वहां मेरे को माइक पकड़ा दिया जाए तो मैं क्या कहूं। बिल्कुल। मैं ऐसी सोच ही नहीं सकता। यानी आज तक मैंने कभी कोई लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ा,
कभी मैं घर से सोच के नहीं गया अभी मैं माइक में क्या कहूंगा, यानी बिल्कुल। जो चीजें आती हैं वो मेरे मतलब क्या है स्पॉन्टेनियस मतलब क्या है फ्लो है मेरी एट ए बातों का। टाइम जो हाँ होता है। बिल्कुल, तो वो मेरे अंदर के विचार हैं तो वो स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। मैं बीजेपी के वहां चला जाऊं मैं क्या कहूं, बिल्कुल। तो मैं सोच नहीं सकता इस बारे में। तो हमारे इस पॉडकास्ट का लास्ट सवाल है आपसे, अगर हम्म। आप मुख्यमंत्री होते तो पहला काम क्या करते? मैं मुख्यमंत्री होता तो सबसे पहले मैं राजस्थान का शिक्षा बजट बढ़ा करके 20% कर देता अच्छा। और महाविद्यालय शिक्षा निःशुल्क कर देता। उसका पुनर्भरण मतलब क्या है राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा मैं मनरेगा में मतलब कार्य दिवसों की संख्या बढ़ा करके 200 कर देता। तो दोस्तों ये था हमारे रविंद्र मोहतसरा जी का, सॉरी नाम नहीं आ रहा, कोई बात मोहतसरा नहीं। जी का बेबाक इंटरव्यू, बिल्कुल, जिन्होंने मतलब बिल्कुल दिल खोल के हर एक सवाल का बड़े ही खूबसूरती के साथ जवाब दिया। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बड़ा रविंद्र जी। अच्छा लगा, इस प्रकार का नेचुरल जो साक्षात्कार है वो होना चाहिए और उसका आनंद भी आता है। तो आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अगर ये पॉडकास्ट आपको पसंद आ रहे हैं तो चैनल को अगर आप फेसबुक पे तो फॉलो कर लो और यूट्यूब पे तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक करें और शेयर कर लें। और आप भी अपनी तरफ से थोड़ी रिक्वेस्ट कर दीजिए हाँ, लोगों से। मैं भी आग्रह करता हूँ कि आप सन्नी भाई के चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फेवरेट वाला बटन भी दबा दें, जो मुझे हाल ही में पता चला। मेरे एक और पत्रकार अच्छा, साथी ने मुझे बताया कि फेवरेट वाला और दबाओ इसके अंदर, ताकि मतलब कि आपको सूचनाएं उसी के प्रॉपर आते। मिल हाँ। सके। तो मैंने तो जो चैनल थे जो मैंने कर रखे थे लाइक, उनका दबाया भी है, आप भी दबाइए और इन साथियों को आप प्रोत्साहित कीजिए, इनके व्यूज वगैरह बढ़वाइए, ताकि मतलब क्या इस फील्ड में ये निरंतरता से काम करें, क्योंकि बहुत सुलझा हुआ, जैसा कि आपने ये पूरा साक्षात्कार देखा है, मैंने आज पहली बार ही इनसे बातचीत करी है, मुझे काफी सुलझे हुए लगे। तो अच्छे लोगों की हर फील्ड में जरूरत होती है, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में आप मतलब क्या अच्छे लोगों को बढ़ाएं और इनके चैनल को अधिकतम अपना प्यार दें, जो कि लाइक के मार्फत ही दिया जा सकता है। देखेंगे तो प्यार बिल्कुल सर। सबका ही मिलेगा आपका। ठीक है, धन्यवाद सर। ठीक सर।